इस देश के नेताओं में देखिए, जब नेताओं की कुर्सी संकट में होती है ना, तब वो देश को संकट में डाल देते। देश संकट में नहीं हो सकता, समाज भी संकट में नहीं हो सकता, कौम भी संकट में नहीं हो सकता, जात भी संकट में नहीं हो सकता। जब नेता संकट में होते हैं तब जात संकट में वो लोग डाल देते हैं। इसीलिए आप भूल जाइए। अच्छा, जब मुसलमानों से कोई वोट मांगने जाता है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, जो अपने आप में एक दर्शन है, एक विचार है, जो संविधान से भी ऊपर हमेशा मूल्यों के लिए, मानवता के लिए, दुनिया में मानव पूजा और मानव धर्म से भरा कांग्रेस ने किसी चीजों को नहीं माना। कांग्रेस के लिए सिर्फ इस देश का की जो संस्कृति है, देश की जो तहजीब है, वो इम्पोर्टेंट है। आज चुनावी सभा है, मैं आपके बीच वोट मांगने की बात करने नहीं आया। मैं यह कहने आया हूं, जो लोग रांची आते हैं और जो लोग आकर के हिंदू मुसलमान या जात पात की बात करते हैं, आप अल्लाह को मानने वाले लोग हो, ईश्वर को मानने वाले लोग हो, संविधान को मानने वाले लोग, तीन है ना। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है इंसानियत। आप कभी भी, मैं दुनिया को कहता हूं, इस देश का जो ST SC है, दलित, सबसे ज्यादा इस दुनिया में आप उठा करके देख लो, मुसलमान पर हमला नहीं है। मुसलमान से कोई लड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि मुसलमानों की संख्या कितनी, 20 करोड़ और 18 करोड़, उसके बाद जो 123 करोड़ संख्या है, वो किसकी है? वो पप्पू यादव की है, वो पप्पू बुद्ध की है, अम्बेडकरवादी की है, पप्पू पासवान की है, पप्पू राम की है, पप्पू भुइया की है, पप्पू खेरवार की है, मुंडा की है, सोरेन की है। अब मेरे गांव में कोई 900 हम जात है, अब कोई 100 कोई जात है, वो नहीं सोचेगा कभी कि मैं 900 से लड़ूं। पहले आप समझिए। और जब आप 40 करोड़ के होइएगा तो हम हो जाएंगे 200 करोड़। जब आप 50 करोड़ के हो जाइएगा तब हम हो जाएंगे 250 करोड़। भैया, जो पार्टी या जो नेता ऐसी बात करता है देश में, उन्हें इस बात की समझ ही नहीं है कि जब ये बढ़ेगी तो आप ही बढ़ोगे। अच्छा, दूसरी बात, जब कोई नेचर डिजास्टर दुनिया को खत्म करेगा तो पप्पू यादव का 9 बेटा को खत्म कर देगा, मुसलमान का बेटा बचा रहेगा। ऐसा तो होगा। मुसलमान के भी 7 बेटे मरेंगे, हमारे भी 6 बेटे मरेंगे। कोई परमाणु गिरेगा, कोई अणु गिरेगा, तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। एक बात समझिए, ये लोग नफरत पैदा करते, आप इसको समझ। आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता है, आप इसको समझने का प्रयास करें। इन लोगों का हमला है ST SC पर, दलित पर। कैसे है उसको आप समझें। आजाद हिंदुस्तान के बाद 17% है SC, 8% है ST, लगभग 10 करोड़ 46 लाख ST और 17% है SC। 0.7% ST अभी तक नौकरी में नहीं है और 1.3% ST के पास पक्का का मकान नहीं है। आजादी के बाद आज तक बहुत गौर से समझिए। और SC की स्थिति समझिए, 3.7% लोगों के पास पक्का का मकान है। इसकी लड़ाई मुसलमान से नहीं है। मुसलमान और अन्य लोगों के बीच एक नफरत की लकीर खींचती, जैसे कोरोना में
साथ के खिलाफ इन्होंने एक जमात के बारे में इनको नहीं पता। उन्होंने कहा कि जमात से कोरोना पैदा हो गए। जब ये बात आई तो हम दिल्ली में जमात के दफ्तर गए, सबको पता है, हमने ट्वीट भी किया। अब इनको ये पता नहीं है जमात एक ऐसा संगठन है जो हिंदुस्तान में संविधान, इंसानियत और दूसरे जाति धर्म और अपने कौम में इस्लाम की जो विचारधारा है और जीने के जो तरीके हैं, जमात सिवाय कुरान के, सिवाय हदीस के या सिवाय एक मजबूत विचारधारा के जमात कोई दूसरी बात नहीं करती। जमात कभी भी नफरत की बात नहीं करती। ये बात नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं थी। नरेंद्र मोदी को यह भी पता नहीं था कि अजीत डोभाल पर दो बार हमला जो पाकिस्तान में हुई थी, जिसमें जमात और साथ नहीं होते तो उसकी जिंदगी नहीं हो सकती। और जमात का कोई मतलब नहीं था। आप जरा याद करिए, साथ को आज तक कुछ हुआ, लेकिन मुसलमानों की दुकान पर लोग थूक फेंकने लगे, सब्जी लेना बंद कर दिए, अंडा लेना बंद कर दिए, दूध लेना बंद कर दिए। मैं क्या कह रहा हूं आपको समझिए, आपका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन लोगों के बीच 2 महीना नफरत की दीवार की। और साथ आज भी सबसे ताकतवर है या नहीं? मोदी जी कुछ बिगाड़ पाए? भैया यदि वर्ल्ड की इकोनॉमी या वर्ल्ड के पॉलिसीज को देखोगे तो उसमें ऊर्जा, उसमें तेल गल्फ कंट्री में है या नहीं? गल्फ और भारत का एक मजबूत लकीर है या नहीं? तो आप वहां मोहब्बत करोगे, मुसलमान अच्छा और हिंदुस्तान में मुसलमान खराब कैसे हो? आप समझो, मैं राजनीति की बात आपसे नहीं करूं। आपको मुझे पता है कि आप वोट कहां दोगे। मैं पागल हूं आपसे वोट मांगू? मैं बुड़बक नहीं हूं। मुसलमान का वोट मांगने में नहीं आया। मैं आपको ये कहने आया हूं कि आपके भीतर किसी भी तरह का डर नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने, डर का मतलब क्या है? डर का मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ कह दो। डर का मतलब है आप ये भूल जाओ कि इस दुनिया में तुम 20 करोड़, जो 1 करोड़ जमात है ना, उससे भी कोई दुनिया में छेड़ नहीं सकती। आप तो पूरी दुनिया में इसकी विचारधारा तो ये समझ लीजिए आप कि ये बहुत सीधा है। दूसरा, आप एक बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी या कोई भी बीजेपी, इन्होंने आते ही सबसे पहले आरक्षण से हम शुरू करते हैं। क्यों करते हैं इसको समझिए। 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली नौकरी। ये मुसलमानों का सवाल नहीं है। जो वैकेंसी नहीं निकली रेलवे की, बैंकिंग की, किसी की, 2 करोड़ नौकरी की बात करने वाला व्यक्ति, ये ईबीसी, ओबीसी, दलित, एसटी, एससी, सबसे ज्यादा ईबीसी और एससी, ये आरक्षण डायरेक्ट खत्म नहीं कर सकते थे। इन्होंने सारी नौकरी को रोक दिया और निजीकरण कर दिया। क्यों किया निजीकरण? क्योंकि निजीकरण में आरक्षण लागू नहीं होता। तो वहां कौन जाएगा? ओबीसी नहीं जाएगा, एसटी नहीं जाएगा। पप्पू यादव जो आरएसएस है, हम जिसको चाहेंगे उसके बाल बच्चे को उस पोस्ट पर रखें। समझने का प्रयास। राहुल गांधी जी आरक्षण की बात जो हमेशा करते रहे, क्यों? सबसे पहले आरक्षण के सवाल पर स्टालिन ने बड़ी माकूल जवाब दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में स्टे किया। आप समझिए, 20,000 नौकरी नहीं दिए अभी तक नरेंद्र मोदी। 2 करोड़ का मतलब होता 11 साल में 22 करोड़, लगभग आरक्षण हिंदुस्तान से खत्म। और इसका सबसे ज्यादा चोट एसटी, एससी, ईबीसी और ओबीसी पर था। आप जान लीजिए, आप पर नहीं पड़ा, आप नहीं हो कहीं।
झारखंड का जो एसटी एबीसी उसको अब उसको मारने के लिए आप हो जाते हो कि डाइवर्ट उधर नहीं हो, डाइवर्ट इधर, तो आपको मारेगा नहीं, टच भी नहीं कर सकता। लेकिन पप्पू यादव और आपके बीच, पप्पू आदिवासी और आपके बीच नफरत की लकीर खींच दी। ये है इसकी सबसे बड़ी चीज। अब आप आइए, आरक्षण तो इस हिंदुस्तान में इसने खत्म ही कर, ओबीसी को समझने की जरूरत। अब राहुल गांधी जो जाति जनगणना की बात करते हैं, हम लोग क्यों करते हैं? जाति जनगणना में आपकी बात सच्चर कमेटी के समय से होती आई है। जो लोग ये कहते हैं मुसलमान आरक्षण की बात, जैसे अमित शाह जी ने कहा, नहीं, मुसलमान जैसे ऊंची जात को हम लोगों ने, हमारे नेता ने, राहुल गांधी ने, सब लोग मिलके 10% आरक्षण हम लोगों ने दिया कि वो भी हमारे दोस्त हैं, और उसमें जो गरीब है उसको हम बढ़ाएंगे। लेकिन जो आरक्षण ओबीसी का कटा, तो राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी और भागीदारी की आबादी, और आधार क्या होगा? नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुम्हार, जोलार, बीन, मलाह, केवट, गंगोत्री, शाह, तेली, चौधरी, जायसवाल, पासवान, राम, भूया, ये जो ईबीसी दलित जाति है, मंडल कमीशन के बाद इसका नौकरी और एजुकेशन रेट क्यों नहीं बढ़ा और इसकी इकोनॉमी क्यों कम? ये चुनाव मुसलमान हिंदू का नहीं है, ये चुनाव है झारखंड पे बनाने वाले जो शहीद हुए, झारखंड को बनाने में शिबू सोरेन जी का संघर्ष और यहां के शहीद जो हुए, यदि ये दबाव नहीं पड़ता, अटल जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। भैया अटल जी ने क्या किया आते ही जानते हो? यहां की ईबीसी फैक्ट्री है ना, एचईसी ना, सबसे पहली बड़ी 1 लाख की फैक्ट्री जहां पर यूथ हुआ करते थे, वो फैक्ट्री बंद हो गई। अटल जी के पीएम बनते 53% फैक्ट्री बंद हुई नरेंद्र मोदी के समय। आप इसको ये मत समझिए कि बंद हो गई, इसको बंद किया गया। जानते हैं क्यों? कि झारखंड के आदिवासी, दलित, बिहार, यूपी के जो लोग यहां पर मजबूत हो रहे हैं, उसको कमजोर करो और उसकी थाली खाली करो। उसके थाली में रोटी नहीं रहेगा, दाल नहीं रहेगा, तो वो हिंदू मुसलमान के झगड़े में आगे रहेगा। आप समझिए इस बात को। भैया मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, तो मनमोहन सिंह की सरकार के समय 3 यहां पर प्लांट बैठे। पहला जिंदल का बैठा मनमोहन सिंह का स्टील प्लांट। हमको मोदी जी बताए तो झारखंड में एक भी प्लांट आपके रीजन में बना, एक प्लांट का नाम बताइए, एक सिंगल में चुनौती देता हूं। 5 सीएम। मैं पर कहता हूं कि मोदी जी बीजेपी आदिवासी को कैसे मारना चाहती है। पहला सीएम बीजेपी का आडवाणी ने किसको बनाया? बाबूलाल मरांडी को। मैं मानता हूं कि बीजेपी में जो लोग भी सीएम थे, उसमें ये भले लोग कुछ, ये फालतू बकवास नहीं करते, लेकिन इसको चोर कह के बीजेपी ने खत्म कर दिया और हट दिया। तो मरांडी को भी बर्बाद किया, उसके बाद लाया मुंडा को, मुंडा को भी हटाया, बोला चोर है, उसको भी, मुंडा भी आदिवासी। अब आइए, कांग्रेस के नेता ने अकेला कोरा एमएलए बना था, तब वो चोर नहीं था, तब तो वो निर्दलीय एमएलए बना था। कांग्रेस ने आदिवासी के अकेले व्यक्ति को सीएम बनाया। समझिए कांग्रेस और बीजेपी का फर्क। बाद में यदि किसी ने चोरी की तो कांग्रेस उससे अलग हुआ, लेकिन जिसको तुम चोर के जेल में डाले उसको तुम साथ दे दिए, कोरा। तो 3 सीएम, फिर मरांडी के लिए 2 सीएम, मुंडा को यहां से भगाए 3 सीएम, चौथा सीएम सोरेन
को आपने पीठ में खंजर भोंका, उसको तोड़ने की कोशिश। पांचवा, इस स्टेट का सबसे बड़का चोर, उतना बड़का चोर कोई नहीं, एक मजदूरी की नौकरी करता था, सीधा मजदूरी। आज 112 फैमिली उसका टिस्को में, टाटा में नौकरी है। और उस व्यक्ति ने जितनी चोरी की उसका 85% पैसा दिल्ली को भेजा, 2 व्यक्ति को। उसका नाम रघुवर दास। आदिवासी को रोड पे ला दिया और रघुवर दास को गवर्नर बना दिया। और अब कहता है कि हम मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं करेंगे। तो मेरा कहना है, एक तरफ सियासत छीनिए, एक तरफ सारे आदिवासी को चोर बना दिए, समझ रहे हैं। और आज 5 सीएम उसके पास, और एक तरफ कांग्रेस का सीएम हेमंत सोरेन, जिसके कारण उसको जेल में भेजा, वह कोई केस ही नहीं था, और 5 साल में उसको मरवाने की कोशिश की गई। अब यह चाहता है कि हेमंत सोरेन को यदि खत्म कर देंगे, पहले से आदिवासी खत्म हो गया, तो अदानी अंबानी के लिए जो सीएम अच्छा होगा, हम अपने मन मुताबिक उसको सीएम बनाएंगे। तो ये आदिवासी को फिनिश कैसे कर रहा है, आप इसको देखिए, ठीक ना। अब आ जाइए ये 5 सीएम। रघुवर दास ने इस झारखंड को समाप्त कर दिया, और सबसे ज्यादा वार रघुवर दास को। अब आइए मोदी जी। 11 साल में मोदी जी, आपको याद है 2009 में हमारी सरकार कांग्रेस की सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाई। कोई यूथ है यहाँ, बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले। मनमोहन सिंह जी ने 9 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी। नरेंद्र मोदी ना IIM, ना IIT, ना नवोदय, ना कस्तूरबा, ना सेंट्रल स्कूल, ना एक्सप्रेस, ना 6 लेन, ना 4 लेन, और ना ही आदिवासी के थाली में खाना। अब लास्ट में क्या कह रहा हूं उसको समझिए। अब कोई हमला नहीं है। जितना व्यवसायी था, मिडिल क्लास और बड़े व्यवसायी झारखंड के, याद है का नाम याद है, रोंगटा याद है, रोंगटा जैसा व्यवसायी, आपको आशा होगा नरेंद्र मोदी जी के आते, बीजेपी के आते वो फिनिश्ड हो गई, क्योंकि उनको यहां के व्यापारी को मारना था, और अदानी अंबानी को और गुजराती को यहां। तो आज लगभग 476 बड़ा गुजराती व्यापारी, नाम है मेरे पास, यहां पर कोयला, लोहा, स्टील पर कब्जा किए हुए, और 70% कोयला लोहा चोरी करके ले जा रहा है, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जो सरकार के द्वारा जा रहा है, उसमें 1,40,000 करोड़ रुपया की रॉयल्टी झारखंड का बाकी है। मतलब जो चोरी करके 70% स्टील और लोहा जा रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। अब आइए आप, ये मैं आपको बता दूं और आप इसको समझिए। भैया, आपसे हमारे अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, अब मैं क्या कह रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि देश में एक व्यक्ति हेमंत सोरेन, इतने यातनाओं के बावजूद भी उसने कांग्रेस की 7 पॉलिसीज को और अपनी पॉलिसीज को, मैया योजना, यदि 20,000 जाएगा तो सब जात के घर में जाएगा, आदिवासी और मुसलमान के घर में नहीं जाएगा, बंगाली के घर में जाएगा, दुनिया के घर में जाएगा, अदर कास्ट के घर में जाएगा। वो मुसलमान और आदिवासी का सवाल नहीं है। यदि 200 यूनिट बिजली फ्री तो सब जात को जाएगा, 40 लाख करोड़ रुपया का पेंशन तो सब जात को जाएगा, बिजली बिल माफ तो सब जात का हुआ, कृषि बिल माफ तो सब जात का हुआ, डिग्री कॉलेज ब्लॉक में तो सब जात का हुआ, किडनी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज फ्री तो सिर्फ आदिवासी का तो होगा नहीं, मुसलमान का।
सब जात का होगा। तो एक व्यक्ति जिन्होंने हर व्यक्ति के लिए एक रास्ता तय किया और कांग्रेस ने 7 योजना दी। अब आप हमको बताइए, जब बीजेपी कहती है कि घुसपैठिया, तो हम एक बात पूछें, झारखंड के अगल बगल में कोनो बांग्लादेश और पाकिस्तान का बॉर्डर है क्या? कि बगल में है, अमित शाह ने बना दिया है। तो जब बॉर्डर नहीं है तो घुसपैठी कहां से हो गया? एक और जब घुसपैठी था तो आप हमको एक बात बता दो सीधा, 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आप मऊ हो, अकायर हो, आप कोनो कर्म के नहीं हो। तो आपको आपके होम मिनिस्टर और आपके डिफेंस मिनिस्टर को रिजाइन नहीं कर देना चाहिए? 11 साल से सरकार है ना, अब तब भी हिंदू खतरे में है, तो आप छोड़ के ट्रंप के पास चले जाइए। ये मेरा आग्रह आपसे तो बहुत क्लियर है। मैं आपसे वोट नहीं मांगूंगा, बस मैं आपसे कहने आया हूं, ये अपने ही जाल में फंस चुके हैं। और हेमंता शर्मा उर्मा से भूल जाइए, ये सब बहुत कमजोर आइटम है, समझे? कभी कहा गुजरात में पाइप में खून है मुसलमान का, कभी कुछ बकता। देखिए, इस सब की चर्चा छोड़ दी है। ये कहता है जानवर का तस्करी करता है, गाय का तस्करी। हम कहते हैं तुम कह रहे हो जानवर का तस्करी होता है तो सबसे ज्यादा आसाम में होता है, तो तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर कहां जा रहे हो? तुम तो फंसा लेते हो 24 करोड़ रुपया हर दिन। तस्करी के लिए 24 करोड़ रुपया लेता है। 4 चीज की तस्करी करता है मतलब सुपारी, जानवर, कोयला और एक नेपाल से एक, उसका नाम अभी नहीं बोले। और 4 चीज में ये 24 करोड़ रुपया डेली तस्करता है, ठीक है? अब भोरे हेलीकॉप्टर से जाता है आसाम और 24 करोड़ रुपया लेके आता है झारखंड। इसको कोई माँ बाप नहीं है चैलेंज करना। इसलिए इसको जितना ही बर्बाद किया है ना, उसका जवाब शालीनता से देना है। और हेमंत जी जो आपके लिए शानदार क्रांतिकारी हैं, उसको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेना है। बस हम इसमें कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस चुनावी जनसभा को संबोधित किया और लोगों में एक ऊर्जा पैदा की। अब हम गुजारिश करते हैं हमारे चीफ गेस्ट झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, वो आप लोगों को संबोधित